Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all people will be fine. So in our today's class we are going to discuss the topic of salam. Salam basically हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें इस्लामिक बैंकिंग जो है वो डील करती है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पस ऑफ सलम का पर्पस बेसिकली क्या होता है, इसी में वो ये भी बता देगा कि सलम एक्चुअली क्या है. सलम बेसिकली इज अ टाइप ऑफ सेल. वो सेल की एक टाइप है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि सेल करते हैं कमोडिटीज़ को, लेकिन जो उसकी प्राइस होती है उसको इन एडवांस हम रिसीव कर लेते हैं. मतलब हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जा रहा हूँ, आफ्टर प्रोड्यूसिंग या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोडक्ट मैं आपको सेल कर दूंगा. आप इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे एडवांस में पे कर दें, ताकि जो वो वाली प्राइस है मैं उस एज एन इनपुट उसी उसी ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में उसको जो है वो यूज़ कर सकूँ. ठीक है, मतलब प्राइस हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, उसी से हम गुड्स को उसके इनपुट्स को परचेज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं. जब वो प्रोडक्ट आपके पास फिनिश्ड फॉर्म में आ जाती है तो फिर हम उसको उस पार्टी को जिससे हमने पहले से फाइनेंस रिसीव किया होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं. तो पर्पस ऑफ सलम में आपसे कहते हैं मीट अप द नेसेसिटी ऑफ फार्मर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, हु नीड मनी टू ग्रो देयर क्रॉप्स, जिनको मनी की ज़रूरत होती है कि वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, एंड टू फीड देयर फैमिली अप टू टाइम ऑफ हार्वेस्ट के, और हार्वेस्ट की टाइम तक, जब जाहिर सी बात है हार्वेस्टिंग होगी फिर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो मार्केट में सेल होंगी, फिर पैसे आएंगे और फिर आप जो अपनी फैमिलीज को उससे जो है वो वेलबींग या फिर कोई भी जो ग्रूमिंग है या फिर कोई फीड है वो दे सकेंगे. तो तब तक आप क्या करते हैं कि आप मतलब सलम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं. आप कहते हैं ये जब क्रॉप्स जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, हार्वेस्टिंग होगी, तो हम ये सारा जो भी आपका प्रोड्यूस है आपको सेल कर देंगे, और उससे पहले आप हमें जो पैसे जो है वो दे दें उसकी प्राइस, उसके थ्रू वो क्या करते हैं कि स्टेबली सारे टाइम ड्यूरेशन के दौरान अपनी फैमिलीज को फाइनेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट वो कहता है एड द ट्रेडर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस. ट्रेडर्स को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जो सपोर्ट करता है. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए भी, कि जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है वहाँ पर भी हम पैसे एडवांस में ले लेते हैं, उन्हीं पैसों से वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और फिर बाद में वही बिल्डिंग्स या वही जो भी वो बनाते होते हैं उस या कोई होम्स होते हैं जो भी होता है उन्हीं को फिर हम क्या कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं. नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ सलम. तो सलम का मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, वो उसमें स्टेप वन आपको बता रहा है. स्टेप वन में आपसे कह रहे हैं क्लाइंट सेल्स कमोडिटी टू बैंक ऑन फॉरवर्ड बेसिस. क्लाइंट क्या कर देता है, सेल्स कमोडिटी कमोडिटी को सेल करता है बैंक को ऑन फॉरवर्ड. फॉरवर्ड जो हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़े थे, उसमें भी हमारे पास बेसिकली क्या था कि प्रोडक्ट अभी आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी यस वी हैव दिस प्रोडक्ट. ठीक है, हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करके आपको इसको जो है फ्यूचर में सेल कर दूंगा. तो वो कहते हैं कि फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर हम आज उसकी प्राइस रिसीव कर रहे हैं और डिलीवर हम उसे करेक्ट कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे. एंड रिसीव फाइनेंसिंग नॉर्मली फॉर परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, डीजल फॉर द ट्रैक्टर हो गया, पेमेंट ऑफ द वाटर चार्जेस हो गए और लेबर एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब क्लाइंट क्या करता है, कमोडिटी को बैंक को सेल कर देता है फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर और फाइनेंसिंग रिसीव कर लेता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, इनपुट्स को परचेज कर लेता है. जो भी मैन्युफैक्चरिंग का या जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए जो भी इनपुट्स चाहिए होंगे वो उनको यहाँ पर बाय कर लेता है. स्टेप टू में आपसे कहते हैं ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट पे क्या कहता है, क्लाइंट डिलीवर्स कमोडिटीज टू बैंक. ड्यू डेट जब आ जाती है तो क्लाइंट का अब क्या होता है, क्लाइंट की ऑब्लिगेशन होती है कि वो जो भी कमोडिटीज थी उसको बैंक को डिलीवर करेगा. और स्टेप नंबर 3 पे आपसे कहता है बैंक सेल्स कमोडिटीज इन द मार्केट एंड गेट प्रॉफिट. अब बैंक के पास वैसी बात है वो कमोडिटीज आ गई, बैंक ने उसको अपने पास तो नहीं रखना क्योंकि बैंक तो कमोडिटीज में डील नहीं करता, तो बैंक उन कमोडिटीज को मार्केट में सेल करके फिर अपना प्रॉफिट जो है वो वहाँ पर अर्न कर लेता है. अच्छा जी, फिर इज द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में आपसे कह रहे हैं डॉटेड लाइंस इंडिकेटेड फ्लो ऑफ फंड. जो डॉटेड लाइन है वो आपके फ्लो ऑफ फंड को इंडिकेट कर रही है. सो नंबर वन पे बेसिकली जो यहाँ से जो बैंक है वो फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करता है आपके क्लाइंट को. क्लाइंट बेसिकली क्या करता है, नंबर टू पे वो जो भी उसकी गुड्स होती हैं जो भी उसने अपनी प्रोडक्शन की होती है वो डिलीवर कर देता है वो बैंक को. और नंबर थ्री पे जो मार्केट होती है, मार्केट यानी ये जो फिर बैंक होता है वो मार्केट में जाकर उनको कमोडिटीज को सेल कर देता है, और मार्केट फिर क्या करता है ये डॉटेड लाइन के थ्रू जो भी इसकी मनी होती है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट वो फिर उसको बैंक को जो होता है वो डिलीवर कर देता है.
अच्छा, now here is the topic, what is the difference between salam sale and ordinary sale? एक ordinary sale में और salam sale में क्या difference होता है? अच्छा, यहाँ पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि सलम सेल में और ऑर्डिनरी सेल में क्या डिफरेंस होता है। इन सलम सेल द कमोडिटी विच इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द सेलर कैन बी सोल्ड। सलम सेल के अंदर एक कमोडिटी जो कि अभी आपकी पोजीशन में मौजूद नहीं है, पोजीशन में मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि अभी वो प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है, अभी वो हमारे पास फाइनल फॉर्म में नहीं आई है, लेकिन आप उस कमोडिटी को सेल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी सेल में क्या होता है, इन ऑर्डिनरी सेल इन इट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से वो बंदा कहता है कि जी फलान चीज़ अभी बन रही है, वो हम आपको सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट में हमेशा वो आपको बनी बनाई चीज़, ये जूता मेरे पास पड़ा है, ये कपड़े मेरे पास पड़े हैं, हम उनको देखते हैं और बाय करके ले आते हैं, ठीक है। लेकिन सलम सेल में आप उन गुड्स को भी सेल आउट कर सकते हैं जो कि अभी आपकी पोजीशन में नहीं है, या जो कि अब देखो, पहले पहले जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बैंक से कि मैं आपको जो भी प्रोड्यूस करूंगा सेल कर दूंगा, तो वो जो प्रोड्यूस करेगा अभी वो फार्मर की पोजीशन में नहीं है। नंबर टू पे जो आपका बैंक होता है, वो बैंक मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर ले या मार्केट में जाके सेल कर ले। अब यहाँ पर भी गुड्स अभी उसकी पोजेशन में नहीं आई, लेकिन स्टिल ही कैन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दैट कमोडिटी टू दैट कंसर्न पर्सन और टू इन द मार्केट, ठीक है। तो ये बेसिकली सलम सेल में ही ऐसा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, इन सलम सेल ओनली दोज कमोडिटीज विच कैन बी प्रिसाइजली डिटर्मिन्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी सोल्ड। कहते हैं सलम के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होना, तो उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, वो मेंशन होती है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। और ऑर्डिनरी सेल में क्या होता है, इन ऑर्डिनरी सेल एवरीथिंग कैन बी ऑन इज सेलेबल। जो भी चीज़ आप ऑन करते हैं, चाहे वो आपका घर है, गाड़ी है, कोई भी चीज़, आपका सेल फोन है, जो भी चीज़ आपकी ऑनिंग में, आपकी पोजीशन में मौजूद है, आप उसको सेल कर सकते हैं। अनलेस द कुरान और द hadith प्रोहिबिटेड, अनलेस कि आपको कुरान या हदीस उस चीज़ को सेल करने से मना कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी कमोडिटी आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। नंबर 4 में कह रहे हैं सलम सेल कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन आइडेंटिकल गुड्स, फॉर एग्जांपल वीट फॉर द वीट। सलम के अंदर हम लोग आइडेंटिकल गुड्स के लिए, मतलब कि आप कहें कि आज मुझे वीट दे दो, कल मुझसे वीट ले लेना, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑर्डिनरी सेल में दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ऑर्डिनरी सेल में क्या होता है, ऑर्डिनरी सेल इट इज परमिसिबल, ये परमिसिबल होता है कि आज आपको ज़रूरत है, आप किसी से वो चीज़ ले लें और फ्यूचर में आप उसको वही चीज़ है वो रिटर्न कर दें, लेकिन सलम सेल में ऐसा नहीं होता। लास्ट पॉइंट में कहते हैं इन सलम सेल एडवांस पेमेंट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हम पेमेंट जो है वो वहाँ पर जो है वो कर देते हैं। और नेक्स्ट पे कहते हैं इन ऑर्डिनरी सेल पेमेंट मे बी डेफर्ड, डेफर्ड भी हो सकती है, और मे बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स के डिलीवर करते टाइम भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप आज जो है गुड्स डिलीवर कर देंगे और फ़ौरन आप उसको पेमेंट कर दें, या आप उससे कह दें कि हाँ आज मैं गुड्स आपको डिलीवर कर देता हूँ, पेमेंट मैं आपको इसके बारे में फ्यूचर में करूँगा, तो कोई भी केस ऑर्डिनरी सेल के लिए पॉसिबल है। टाइप्स ऑफ सलम में दो तरह के सलम होते हैं, एक सिंगल सलम होता है और एक पैरेलल सलम होता है। सिंगल सलम इज बेसिकली अ कंडीशन वेयर आप कहते हो कि जी फार्मर ने बैंक से जाके कॉन्ट्रैक्ट किया और बैंक ने उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दी, और एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन, जो भी उस एग्जीक्यूशन का टाइम आया, तो फार्मर ने जो भी उसके पास प्रोडक्शन थी वो उसने वहाँ पर जाके उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल सलम, जिसके अंदर सिंगल सलम होता है। पैरेलल सलम में दो सलम एट एट द सेम टाइम जो होता है वो पैरेलल चल रहे होते हैं। पैरेलल चल रहे होते हैं मतलब साइड बाय साइड। फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ कि जी मुझे आप फाइनेंस दे दें, मैं ये गुड्स आपको प्रोड्यूस करूंगा, फ्यूचर में डिलीवर कर दूंगा, ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, बैंक क्या करता है, बैंक आगे किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बैंक कहता है कि जी मुझे यहाँ से चीज़ें आएंगी, आप मुझे भी एडवांस पेमेंट दे दें, मुझे ये चीज़ें यहाँ से आनी है, मैं आपको ये वाली प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दूंगा। ये पैरेलल सलम है, दो सलम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि साइड बाय साइड चल रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जो दोनों ही आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर फार्मर हो सकता है कोई नुकसान हो जाता है, बारिशें हो जाती हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको उतनी प्रोडक्शन नहीं मिल पाती, ठीक है, तो फार्मर ये नहीं कह सकता कि नहीं कि मैं तो आपको यहाँ पे, तो फिर तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर फार्मर ये कह दे कि जी मैं तो अब आपको गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि चीज़ें तो मतलब फसलें तो तबाह हो गई हैं, तो ये तो अनसर्टेनिटी आ गई। हमने तो पढ़ा था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में गरर नहीं होता, गरर मीन्स अनसर्टेनिटी, तो हमने कहा था इस्लामिक बैंकिंग में अनसर्टेनिटी नहीं होती।
तो वहाँ पर बेसिकली बैंक ऑप्शन देता है फार्मर को, वो कहता है अगर आपकी फसल तबाह हो गई है तो आप किसी और से लेकर हमें वो गुड्स है वो डिलीवर कर दें। अच्छा, सेकंड सिचुएशन कि दोनों जो पैरेलल सलम की जो दोनों सलम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो साइड बाय साइड चलते हैं। अगर फार्मर उसको प्रोड्यूस डिलीवर ना कर सके ड्यू डेट पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक भी अगले बंदे को कह दे कि जी मुझे तो पीछे से माल ही नहीं मिला। दोनों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर जैसे फार्मर को ऑप्शन है कि फार्मर किसी और से लेकर उन्हें गुड्स डिलीवर कर दे, ऐसे ही बैंक के पास भी ऑप्शन है कि वो किसी और से चीज़ें इमीडिएटली बाय करके वहाँ पे डिलीवर कर दे और अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मीट करे। हाँ, जो भी सिक्योरिटी, वैसी सी बात है, कोई ना कोई सिक्योरिटी तो होगी उसके पास, जब वो कहेगा कि जी आप मुझे पैसे दे दें, ये गुड्स मैं आपको सेल कर दूंगा, वो गुड्स ना सेल करे, वो भाग जाए, तो लोन को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो वहाँ पे रखी होगी। तो जो भी कंडीशन रखी होगी उस कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस कंडीशन को, मतलब कोई प्रॉपर्टी की आप उसको सेल करके अपना लॉस रिकवर कर लें, लेकिन आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। So single seller में कहते हैं the total funds needed by the farmer will be disbursed or credited to the farmer's account in the lump sum। सिंगल सेलर में क्या होता है, टोटल फंड जितने भी फार्मर्स को ज़रूरत होती है उसके लिए वो उसको अप्रोच करता है और सारे के सारे पैसे इन लमसम फॉर्म में फार्मर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वहाँ पर डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, प्रोवाइड कर दिए जाते हैं फार्मर को। Parallel Salam में आपसे कहते हैं in parallel Salam, the bank would enter into a Salam contract with the farmer first and subsequently before the goods are delivered to the bank। Parallel Salam कहते हैं बैंक would enter into a Salam contract with the farmer, farmer के साथ पहले वो एक contract करेगा and subsequently before the goods are delivered to the bank, और subsequent मतलब कि उसके साथ ही बिफोर द गुड्स, अभी गुड्स के डिलीवर होने से पहले, बैंक को भी गुड्स डिलीवर नहीं हुई उससे पहले द बैंक वुड एंटर इनटू अ वाद और अ प्रॉमिस विद थर्ड पार्टी। वही थर्ड पार्टी को के साथ प्रॉमिस कर लेता है या वादा कर लेता है टू बाय द गुड्स इमीडिएटली अपॉन द डिलीवरी ऑफ इट टू द बैंक। वो उससे प्रॉमिस में एक एंटर हो जाता है कि जी जैसे ही उसको गुड्स डिलीवर की जाएंगी एक थर्ड पार्टी इमीडिएटली उससे वो गुड्स बाय कर लेगी। This would ensure the immediate selling of the goods upon the delivery without bank incurring loss। इसमें क्या होता है कि ये इंश्योर कर देता है कि इमीडिएटली जैसे गुड्स आएंगी वो मार्केट में या फिर वो थर्ड पार्टी जो उसको परचेज कर लेगी और वो सेल हो जाएंगी और बैंक को वहाँ पर लॉस या फिर जो आपके लिए रिस्क वो फेस नहीं करना पड़ेगा। For example, if A has purchased from the B 1000 bags of the wheat by the way of the salam to be delivered on 31st December। अब क्या A ने परचेज किए हैं B से 1000 bags of wheat सलम के थ्रू और उसने कहा था कि वो 31st दिसंबर को डिलीवर करेगा। सलम के थ्रू का मतलब है पेमेंट हो चुकी है और डिलीवरी जो है वो 31st दिसंबर को होगी। A can contact a Salam with C to deliver to him 1000 bags of the wheat on 31st December। वो कहते हैं एक कॉन्टैक्ट कर लेगा C के साथ कि वो उसको 1000 bags of wheat डिलीवर कर देगा 31st दिसंबर को, क्योंकि B से उसने परचेज किए तो A के पास आ जाएंगे, A फिर आगे उसको डिलीवर कर देगा 31st दिसंबर को किसको, C को। While contracting parallel Salam with C cannot be conditional with taking delivery from the B। कहते हैं लेकिन वो इस चीज़ को कंडीशनल नहीं कर सकता कि जी मुझे B से चीज़ें आएंगी तो फिर मैंने आपको डिलीवर करनी है। Therefore, even B did not deliver wheat on 31st December। वो कहते हैं therefore अगर वो उसको B डिलीवर नहीं भी करता, A is duty bound to deliver 1000 bags of wheat to C। A की जो ड्यूटी है वो A is bound to deliver, A bound है, उसकी ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो डिलीवर करेगा C को। He can see whatever recourse ही हैज़ अगेंस्ट बी। कहते हैं जो भी उसके पास उसने बी के अगेंस्ट कोई भी जो उसने अपने पास रिकोर्स अपने पास कोई भी सोर्स वगैरह रखा हुआ था वो उसको यूज़ कर सकता है, बट ही कैन नॉट रिड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। लेकिन वो अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकता, तो डिलीवर गुड्स के वो गुड्स डिलीवर करेगा विच डू नॉट कन्फॉर्म टू द एग्रीड स्पेसिफिकेशन, जो कि एग्रीड स्पेसिफिकेशन से वो भी नहीं होगी, हटेंगी भी नहीं। ए इज स्टिल ऑब्लाइज टू डिलीवर द गुड्स टू द सी। ए जो है वो स्टिल ऑब्लाइज है कि वो सी को गुड्स डिलीवर करे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एग्रीड विद हिम, उन तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ जो कि उसने उसके साथ एग्री की थी। ए हैज परचेज 1000 बैग्स ऑफ व्हीट बाय द वे ऑफ सलम फ्रॉम बी। नेक्स्ट आपसे बता रहा है कि ए हैज परचेज 1000 बैग्स ऑफ व्हीट बाय दिस वे ऑफ सलम। बी से उसने जो था वो परचेज कर ली थी। बी जो क्या है वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। बी हैज अ सब्सिडरी सी। सब्सिडरी का मतलब होता है एक कंपनी जो कि किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है तो वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है। ठीक है। दिखने में तो वो इंडिपेंडेंट एज ए लीगल एंटिटी ही काम करती है, लेकिन उस कंपनी की जो ऑनरशिप होती है वो ओरिजिनल ऑनर्स के पास ही होती है। मतलब से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो थी वो सेल आउट हो रही थी, हमने उसके जो थे वो शेयर्स परचेज कर लिए, और दो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको मर्ज मर्ज भी कर सकते हैं और एक्वायर। अच्छा, एक्विजिशन अगर हो जाती है तो फिर तो हम दोनों कंपनीज को मिला देते हैं। अगर मर्जर होता है तो दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है लेकिन दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंट काम करती रहती हैं।
यहाँ पे बेसिकली मर्जर या एक्विजिशन होती है ना, फुली कंपनी को बाय करके और अपने साथ मिला लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज कर लेते हैं। जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं वो पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, ठीक है। इतने लेकिन जो सी है ना वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट इज फुली ऑन बाय द बी, लेकिन फुली उसको बी ने ऑन किया हुआ है, मतलब उसके 100% शेयर्स बी ने परचेज किए हुए हैं। एक कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट द पैरेलल सेलम विद सी, ए जो है वो पैरेलल सेलम सी से नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं है कि जी बी से परचेज करो तो जो सी है वो भी बी की कंपनी है और सी को जाके सेल कर दें, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो। However, if C is not wholly owned by B, लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर पूरी कंपनी होली होली का मतलब है तमाम की तमाम ऑन नहीं की हुई बी ने, देन ई कैन कॉन्टैक्ट पैरेलल सलम विद इट, तब ई जो है वो उसके साथ पैरेलल जो है वो सलम कॉन्टैक्ट कर सकता है। इफ इवन इफ सम शेयर होल्डर्स आर कॉमन बिटवीन बी एंड सी, कहता है कुछ शेयर होल्डर्स कॉमन हो जाएंगे तो खैर है, लेकिन अगर 100% उसके अंदर ऑनरशिप होती है तो फिर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा उसका वो बता रहे हैं मैकेनिज्म। स्टेप 1 में कहते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट टू एन आईएफआई फॉर फाइनेंस, उसने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो उसने रिक्वेस्ट की कि जो उसे फाइनेंस प्रोवाइड कर दें एंड सेल द कमोडिटी विद डेफर्ड डिलीवरी। और वो उसने कहा है कि जी मैं आपको कमोडिटीज जो वो सेल कर दूंगा, डेफर्ड डिलीवरी डिलीवरी उसकी फ्यूचर में होगी। एंड सलम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, कहते हैं सलम सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है वाइल पेमेंट इज मेड बाय द बैंक एट स्पॉट। जब जैसे ही जो पेमेंट है वो हो जाती है ऑन द स्पॉट, बैंक जैसे ही ऑन स्पॉट पेमेंट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक ने जब पेमेंट कर दी है तो अब अदर पार्टी भी लाइबल हो गई कि वो उसको गुड्स जो है वो डिलीवर करेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हो जाता है। स्टेप 2 पे कहते हैं आईएफआई इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पैरेलल सेलम विद एन अदर पार्टी, कहते हैं वो पैरेलल सेलम को कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी के साथ कर लेती है। Receives the payment and signs the contract of the seller with the promise to deliver the goods at the point in time in future। और यहाँ पर वो उससे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं सलम का विद द प्रॉमिस कि वो प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा। स्टेप 1 में उसने क्या कहा था, उसने पहले वाले कस्टमर ने उसको सेल करनी थी, अब यहाँ पे क्या बैंक ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने सेल करनी है थर्ड पार्टी को फ्यूचर में। स्टेप नंबर 3 में कहते हैं सेलर इन द फर्स्ट सेलम कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर्स द गुड्स टू आईएफआई ऑन ड्यू डेट टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी। जो फर्स्ट वाला जो था सेलर इन द फर्स्ट, जो सेलर इन द फर्स्ट सेलम का जो सेलर था वो क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ड्यू डेट पर, और उसकी लायबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। स्टेप 4 में कहते हैं आईएफआई डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर इन पैरेलल सेलम कॉन्ट्रैक्ट, हेंस ट्रांजैक्शन क्लोज्ड ऑन प्रॉफिट। और नेक्स्ट में नंबर 4 पे क्या कहता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो गुड्स को डिलीवर कर देता है बायर को पैरेलल सेलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसने किया हुआ था, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो विद प्रॉफिट क्लोज हो जाती है। पैरेलल सेलम की दो कंडीशंस, नंबर 1 देयर मस्ट बी टू डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी पहले हम बात कर रहे थे मैं आपको बता रही थी कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट और इंडिपेंडेंट होंगे। दीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी टाइड अप एंड परफॉर्मेंस ऑफ वन शुड नॉट बी कॉन्टिजेंट टू द अदर। वो कहते हैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो उनको हम टाइड मतलब एक दूसरे के साथ टाई अप नहीं करेंगे, बांधेंगे नहीं कि जी हाँ जी एक एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा भी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक ना हुआ तो दूसरा भी नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं करना। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द वन शुड नॉट बी कॉन्टिजेंट टू द अदर, और जो पहले की परफॉर्मेंस है वो दूसरी के लिए कॉन्टिजेंट या कंडीशन नहीं होगी कि जी पहला हुआ है तो दूसरा होगा, पहला नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट और डिफरेंट होंगे। पैरेलल सेलम इज अलाउड विद द थर्ड पार्टी ओनली, और पैरेलल सेलम आप हमेशा थर्ड पार्टी के साथ ही कर सकते हैं कभी भी। इवन उसने भी आपको ये भी बताया कि कुछ अगर शेयर होल्डर्स कॉमन हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर वो उसकी कंप्लीट सब्सिडरी है तो भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। एजेंसी एग्रीमेंट में कहता है इफ द बैंक हैज नो एक्सपर्टीज टू सेल द कमोडिटीज रिसीव्ड अंडर सलम कॉन्ट्रैक्ट, कहता है अगर बैंक के पास एक्सपर्टीज नहीं है कि जो कमोडिटीज उसने रिसीव किए हैं अंडर सलम कॉन्ट्रैक्ट उसको मार्केट में जाकर सेल कर सके, तो फिर क्या कहता है द बैंक कैन अपॉइंट अ कस्टमर एज इट्स एजेंट टू सेल द कमोडिटी इन द मार्केट और टू थर्ड पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बैंक के पास एक्सपर्टीज नहीं है कि जो कस्टमर या जो फार्मर उसको चीजें दे रहा है उसको जाके मार्केट में सेल कर सके, तो वो फिर उसी पर्सन के साथ अपने क्लाइंट के साथ उसी क्या कर लेता है एक एजेंसी एग्रीमेंट साइन कर लेता है। एजेंसी एग्रीमेंट का मतलब है कि वो उसे कहता है कि यू विल वर्क ऑन माई बिहाफ एज माई एजेंट, ठीक है। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे बिहाफ में मेरे एजेंट के तौर पे काम करना, और कहते हैं देन बैंक कैन अपॉइंट द कस्टमर एज इट्स एजेंट, वो अपने एजेंट के तौर पे उसको अपॉइंट कर लेते हैं टू सेल द कमोडिटी, कि वो कमोडिटी सेल कर दे इन द मार्केट, मार्केट को, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी को। सब्जेक्ट टू सलम एग्रीमेंट एंड एजेंसी एग्रीमेंट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो कहते हैं जो सलम एग्रीमेंट और एजेंसी एग्रीमेंट होंगे वो दोनों सेपरेट होंगे एक दूसरे से। नंबर 2 पे कहते हैं प्राइस मस्ट बी डिटरमिन्ड इन एजेंसी एग्रीमेंट ऑन विच द एजेंट विल सेल द कमोडिटी, वो कहते हैं प्राइस को जरूर डिटरमिन करना है, वैसी बात है जब एजेंसी एग्रीमेंट होगा तो कमोडिटीज तो मार्केट में सेल होंगी। वो कहते हैं एट दैट टाइम आप लोगों ने
प्राइस जरूर डिटर्मिन करनी है। मतलब फार्मर कह रहे हैं कि जी मैंने इसको 100 रुपीज़ पे प्रोड्यूस किया है, अब बैंक अगर कहता है कि जी मैंने इसको 120 पे या 150 पे सेल करना है, तो वो प्राइस आपने वहाँ पे डिटर्मिन करनी है कि एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर वो जो आपका एजेंट है, जो कि आपका फर्स्ट क्लाइंट भी था, वो किस प्राइस के ऊपर आपकी कमोडिटी को सेल करेगा। इफ द प्राइस इज इंक्रीज, अगर प्राइसेस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, द बेनिफिट कैन बी गिवन टू द एजेंट। मतलब आप वो बैंक ने कहा जी आप इसको 150 पे सेल कर दें, मार्केट में जाता है तो 160 में सेल हो जाती है, तो जो इंक्रीमेंट होगा, जो भी बेनिफिट होगा वो एजेंट को मिलेगा। और हियर इज अबाउट द मार्केट शेयर, उसने मार्केट शेयर आपको बताया हुआ है। मार्केट शेयर के अंदर बेसिकली ये जून 12 है, मार्च 13, जून 13, एक्चुअली जो क्वार्टरली इशू होते हैं आपके पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स को जो है वो इशू करता है, उसके अंदर ये सारे फिगर्स मौजूद होते हैं। तो ये पुराने फिगर्स हैं जो यहाँ पर मार्केट शेयर के हवाले से जो है वो गिवन है, परसेंटेज शेयर भी गिवन है आपके पास। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। आप ये वाले जो परसेंटेज और शेयर वाला जो अपनी स्लाइड है इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं विद द मोस्ट रिसेंट डेटा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोग इसको देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसे इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर क्लास, थैंक यू, हाफिज़।